तो प्लान क्या है रिवीजन का नीट 2021 के लिए, इस वीडियो में हम लोग इस बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिरी के बचे हुए कुछ दिनों में हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ताकि हमारा नीट के एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो सके और मार्क्स इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो रिवीजन प्लान फॉर नीट 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं रिवीजन का मतलब क्या होता है और ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं रिवीजन के नाम पे। री का मतलब होता है दोबारा और विज़न का मतलब होता है देखना। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं किसी चैप्टर को ओपन करते हैं रिवीजन के नाम पे और शुरू से लेके आखिरी तक कुछ इस तरीके से पढ़ने लगते हैं कि इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखिए ये तो फैक्ट है कि जो सिलेबस होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है ना। देखिए सिलेबस, जो सिलेबस है इसकी परिभाषा है जो कभी ना पूरा हो सके उसको बोलते हैं सिलेबस। आप 500 बार भी पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर ये फीलिंग आएगा कि अरे ये तो मैं छूट गया है, ये तो मुझसे हुआ नहीं है या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अपने दिमाग से ना ये वहम निकाल दीजिए, ये सबके दिमाग में रहता है। कितनी बार भी आप पढ़ लो आपको लगेगा कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन के नाम पे आपको ये नहीं करना है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो और शुरू से लेके आखिरी तक बैठ गए। इट विल टेक टाइम, इससे आपका बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा। तो रिवीजन मतलब दोबारा देखना है और उन चीज़ों को देखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसको दोबारा देखना है और थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है आपको अपने आप पे कि हाँ आई विल मैनेज। वैसे भी एग्जाम हॉल में नीट के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं, न कि जाके वहाँ पे लिख कर आना है कि आपसे पूछा जाएगा और आपको एज इट इज़ लिख के आना है। तो वो ऑप्शन वो खुद देगा, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर पे टिक करके आना होता है। तो रिवीजन कैसे करना है उससे बात करेंगे, देखिए है ना। तो सिलेबस को लेके आप बिल्कुल है ना बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न मत होइए। मैंने कहा कि आप कितनी बार भी पढ़ लो सिलेबस, ठीक है, आपको जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन राइट टाइम पे आपको वो चीज़ याद आएगी। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन देख के आपको वो याद आ जाएगा। तो चलिए बात करेंगे इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो यदि हम लोग मान लें कि नीट का एग्ज़ाम 1 अगस्त को ही होगा, ठीक है, तो हमारे पास 40 से 45 दिन बचे हुए हैं अभी, 40 to 45 डेज। अब मैं देखता हूँ कि भाई बायोलॉजी सब्जेक्ट में 38 चैप्टर है, 38 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 29 और केमिस्ट्री में 30 चैप्टर हैं। तो टोटल मिला के मेरे पास 97 चैप्टर हो जाते हैं, 97 चैप्टर। इसी 97 चैप्टर में से आपको 180 क्वेश्चन आना है, जैसा कि अभी तक पैटर्न रहा है। हो सकता है पैटर्न में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हों तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। 180 क्वेश्चन आना है, 720 मार्क्स का आना है। ठीक है, 97 चैप्टर, 40 से 45 दिन। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटजी नहीं है, सही प्लान नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। डेफिनेटली ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं और होता भी है। और आप पहले स्टूडेंट नहीं हैं जो पहली बार ये कर रहे हैं, आपसे पहले भी लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, और सिलेक्ट हुए हैं, अच्छे मार्क्स के साथ हुए हैं। बट उनके पास उनका एक बढ़िया एक पूरा खाका तैयार था, एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, एक अच्छी प्लानिंग थी कैसे मैनेज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर मैक्सिमम, अपना अधिकतम दीजिए। द रिमेनिंग 40 to 45 डेज है ना, बिना किसी टेंशन लिए हुए, ठीक है, अपने मेंटल टेंशन को हटा दो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये बोलना बहुत आसान होता है, बट हम भी उस फेज से गुजरे हुए हैं जिस फेज से अभी आप गुजर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हम उस फेज से गुजरे हुए हैं, तो हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि कितना भी आप चाहो या ना चाहो थोड़ा सा मेंटल टेंशन हो ही जाता है एग्जाम को लेकर, और इतना ज़रूरी भी है, इतना चलता भी है। नाउ सी, तो डू योर मैक्सिमम, अपना अधिकतम दीजिए। डोंट थिंक कि कोई 8 आवर पढ़ता है, कोई 10 आवर पढ़ता है ना, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है। आप अधिकतम कितना पढ़ सकते हैं, आप अपना मैक्सिमम, क्योंकि ये 40 से 45 दिन अगर बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर लोगे, बहुत अच्छा मेहनत कर लोगे, तो समझ लो कि आप है ना अगले साल एक मेडिकल कॉलेज में होगे, व्हाइट एप्रन पहनोगे, स्टेथोस्कोप लटकाओगे, ठीक है, आपको प्राउड फील होगा खुद पे। तो 40 से 45 दिन डू योर मैक्सिमम, अपना अधिकतम, ताकि आपको कभी रिग्रेट ना फील हो लाइफ में। ठीक है, या इसके बाद 45 दिन के बाद एग्ज़ाम के बाद आपको ये पछतावा ना हो कि मेरे पास समय था और मैं कर सकता था। तो डू योर मैक्सिमम, इसी स्ट्रेटजी को लेके चलना है हमको, अपना अधिकतम देना है। चाहे मुझे 18 आवर पढ़ना पड़े, चाहे मुझे 16 आवर पढ़ना पड़े, मैं करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है,
राइट। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि इस चक्कर में, डू योर मैक्सिमम के चक्कर में ऐसा है कि मैं सोना ही बंद कर दिया, एंटी स्लीप पिल खा लो और उसके बाद सोना बंद कर दो और 40 से 45 दिन बिना सोए, इससे आपके हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपके माइंड को एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपके शरीर को एक आराम की ज़रूरत होती है। तो उन सब चीज़ों को, अब आराम का मतलब ये नहीं कि 12-14 घंटे लगातार सो रहे हो, तो कम से कम 7 आवर आप सोने का रखिए, सोने है ना, अपनी नींद के लिए रखिए 6 to 7 आवर मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम 8 आवर। इसके बाद का जो अधिकतम टाइम होता है, ठीक है, 7-8 घंटे सोने का आप निकाल दीजिए, उसके बाद का जो मैक्सिमम टाइम है इसे आप यूटिलाइज करिए अपनी स्टडी के लिए, और उस स्टडी में रिवीजन पे आपका फोकस होना चाहिए। नाउ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि यदि अभी तक आपने सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो सभी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है प्रॉपर। लेकिन जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिन चैप्टर से ज़्यादा, जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या जो कॉन्सेप्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट किए जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है, उन चैप्टर्स को आप अपनी प्राथमिकता पे, अपनी प्रायोरिटी पे रिवीजन करिए। ये कहाँ से पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हैं या टॉप प्रायोरिटी में कौन कौन से चैप्टर मुझे करने चाहिए? तो बायोलॉजी में तो 38 चैप्टर पूरा आप कर लो, ठीक है, करना ही है, क्योंकि बायोलॉजी 360 नंबर का पूरा पेपर होता है 360 का, और आप समझिए कि एक अच्छा रैंक और अच्छा कॉलेज दिलाने में बहुत हेल्पफुल होता है आपका ये बायोलॉजी सब्जेक्ट। मेजर कंट्रीब्यूशन है इन योर सिलेक्शन एज वेल एज इन योर रैंक। तो बाकी में भी आप देखिएगा, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप बनाते हैं, ठीक है, इससे पहले जो नीट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो एक आइडिया लग जाता है कि यार ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक हैं, इससे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसको मुझे पहले करना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्राथमिकता का मतलब होता है करना मुझे सब कुछ है, लेकिन अपनी प्राथमिकता तय करनी है कि मुझे प्रायोरिटी में क्या करना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉप प्रायोरिटी पे कर लीजिए। दूसरी चीज़ होती है, मैं इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे कट ऑफ मार्क्स का क्या रोल होता है। थिंक अबाउट योर सिलेक्शन फर्स्ट, है ना, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, अपने सिलेक्शन के बारे में पहले सोचिए। आप पहले सिलेक्ट होने के बारे में सोचिए, देन थिंक अबाउट योर रैंक। पहले सिलेक्ट हो गए तब तो आपका रैंक अच्छा है ना, तो कम से कम आप उतना मार्क्स जरूर स्कोर करिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया का कट ऑफ देख सकते हैं, एम्स का कट ऑफ देख सकते हैं, अपने स्टेट का कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि जनरल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए या फिर एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ से ना 20-25 नंबर आगे ही आपको सोचना है, ठीक है, कम नहीं। अगर मान लीजिए 500 नंबर कट ऑफ गया है तो आपको मिनिमम टारगेट 525 का, 525 का रखना है। दिस इज फॉर एग्जांपल ओनली, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्रीम कि मुझे एम्स में जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले कट ऑफ को क्रॉस करिए, ठीक है, और कट ऑफ को क्रॉस करने लायक, स्कोर करने लायक आप अपनी पढ़ाई करिए। उसके बाद फिर आप रैंक के बारे में सोचिए, फिर एक एक क्वेश्चन के लिए आप फाइट करिए कि कैसे एक क्वेश्चन से आपका रैंक धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। तो थिंक अबाउट योर सिलेक्शन फर्स्ट, देन थिंक अबाउट योर रैंक। अब क्योंकि कम समय बचा हुआ है, हमको प्रैक्टिस भी करनी है, तो कम से कम इन 40 से 45 दिनों में आप 15 से 20 फुल सिलेबस, है ना, 3 घंटे का 3 आवर का जो टेस्ट है, ठीक है, और किस टाइम पे आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जिस टाइम पे आपके नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, इसी टाइम पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कम से कम 15 से 20 आपको फुल टेस्ट बनाने ही हैं। इसमें इंक्लूडिंग हो सकता है नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस 3 घंटे जब आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो, अपने घर में करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, किसी इंस्टीट्यूट से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूर करें। मार्केट में वैसे भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें मॉक टेस्ट होता है। आप ईमानदारी से देना चाहें तो OMR शीट आप जेरोक्स कॉपी करा सकते हैं, 180 क्वेश्चन का OMR शीट आपको मिल जाएगा, आप उसका जेरोक्स कराइए। घर पे बैठ के 3 घंटे उठना नहीं है, कसम खा के बैठ जाओ उस टेबल पे, सारा मोबाइल फोन सब कुछ हटा दो, सिर्फ एक वॉच, एक घड़ी रखो। 3 घंटे आपको नहीं उठना है किसी भी कंडीशन में। इससे ना आपके माइंड का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो कम से कम 15 से 20 टेस्ट एटलीस्ट आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हो, ठीक है। आज एक टेस्ट कर लो, परसों एक कर लो, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा रिवीजन भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, तो आप ये टेस्ट डेली अटैम्प्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एग्जाम के टाइमिंग पे डेली अटैम्प्ट करिए, बहुत बेनिफिट होता है।
प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितना भी रिवीजन कर लीजिए, लेकिन जब तक आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डर है, जो भय है, वो टेस्ट ही दूर करेगा। ठीक है, और ईमानदारी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, शुरुआत तो करते हैं, ठीक है, मैंने देखा है कई बच्चे शुरुआत तो बहुत अच्छा करते हैं, 1-2 टेस्ट भी देते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं रख पाते। ये जो कुछ भी आप कर रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो। ये मत सोचना कि आप किसी और के लिए कर रहे हो, समाज सेवा करोगे, देश सेवा करोगे, वो बाद में करोगे, पहले आप अपने लिए कर रहे हो। तो जो काम आप खुद के लिए कर रहे हो, कम से कम उसमें तो उतनी ईमानदारी बरतिए। तो ईमानदारी बरतना है हमको, ठीक है। ऑनेस्टली टेस्ट देना है, 3 आवर का टेस्ट, 3 घंटे उठना नहीं है, और उस 3 घंटे में क्वेश्चन बने या ना बने, आपको 180 क्वेश्चन रीड करना ही है। क्योंकि बीच में ऐसा होगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट का ही, तो बीच में ऐसा हो सकता है कि आपने 30, 40, 50 क्वेश्चन ऐसे बनाए, उसके बाद क्वेश्चन बनने बंद हो गए आपसे, फिर आपको लगेगा यार इसको बंद करता हूँ, रिवीजन स्टार्ट करता हूँ, राइट ना। नहीं उठना है। कम से कम मान लो 3 घंटे आप नहीं भी बैठ सकते, तो एक टारगेट करो कि कम से कम पूरे 180 क्वेश्चन तो उसके पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। आप यकीन मानिए, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इस बात का कि एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपका रैंक बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। भले कि आपने साल भर प्रैक्टिस किया हो या न किया हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर साथ में जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, ईमानदारी से सॉल्व करो, रैंक आपका ना बहुत बूस्ट हो जाएगा। ये बहुत सॉलिड तरीका है, ठीक है। तो कुछ कट ऑफ्स वगैरह पे भी आप ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितना आपको टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कैसी रही है। ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब एग्ज़ाम, अब कई लोग सोच रहे हैं कि पोस्टपोन का क्या सीन है ना। तो भैया पोस्टपोन होगा तो सबके लिए होगा, और वो आपके लिए बोनस होगा। पहले से ही माइंड में आपने टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि एग्ज़ाम होगा 6 सितंबर को, ठीक है। तो आप वैसा टाइम टेबल बना के चलोगे और 1 अगस्त को एग्ज़ाम हो गया, तब तो आपको झटका लग जाएगा। फिर आपके पास एक बहाना हो जाएगा कि एग्ज़ाम पहले हो गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बात और याद रखिएगा कि जो ज़िंदगी में बहाने बना सकते हैं वो कुछ और नहीं बना सकते, ठीक है। तो बहाने सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये टारगेट लेके चलूँ कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, इस दिन से पहले मेरा रिवीजन वगैरह सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 तारीख को जाऊँगा, फोड़ के आऊँगा। पोस्टपोन होगा तो फिर हम लोग उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, और कुछ नहीं अलग क्या करना है, अलग कुछ नहीं करना है। जो रूटीन हमने मेंटेन किया हुआ है उसी रूटीन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। 10 दिन के लिए पोस्टपोन होता है तो उसको 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर लेंगे हम, ठीक है। और अगर आगे पोस्टपोन होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के स्टोरी ये है कि रिवीजन, ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर, है ना, रिवाइज करना, रिवीजन दोबारा देखना है, न कि पूरे 97 चैप्टर आप शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ने बैठे जाओ। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि पढ़ने के लिए क्या है, एक दिन में आप चाहो तो 5 चैप्टर पढ़ के फेंक दो, लेकिन कितना आपने रिटेन किया दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। बुक हम पढ़ के हम साइड कर देते हैं, एक दिन में कुछ भी पढ़ दोगे आप, ठीक है। एक बुक NCERT 11th की एक दिन में 12th की, लेकिन आपको उसमें से रिटेन करना है, गेन करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाओगे तो क्या आपके दिमाग में भरा हुआ है वो वहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, न कि आपने क्या उस दिन पढ़ा था, कुछ याद रख नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे नीट की और बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन की। थैंक यू वेरी मच।